अस्सलाम वालेकुम गाइस, टुडे वी डिस्कस अबाउट क्लिनिकल्स ऑफ ब्रेकियल पैलिक्स। तो ये दो क्लिनिकल्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए हम इन्हें एक कंपैरिजन के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि ये साइट ऑफ इंजरी क्या होती है पैरालिसिस में। तो ब्रेकियल पैलिक्स का जो अपर ट्रंक है ना, वो इंजर्ड हो जाता है, जहाँ पर 6 नर्व्स मीट कर रही होती हैं। चलिए हम देखते हैं कि ब्रेकियल पैलिक्स में किस जगह 6 नर्व्स मीट कर रही हैं। ये देखें, ये C5 और C6 की कम्बिनेशन से अपर टंग बन रहा था। तो दो नर्व्स, ये एक सुप्रास्कैपुलर की तरफ, एक नर्व टू सबक्लेवियस, और यहाँ एक एंटीरियर डिवीजन और एक पोस्टीरियर डिवीजन। तो यहाँ पर 6 नर्व्स मीट कर रही हैं एट अ टाइम। अगर ये इंजर्ड हो जाए तो अर्थ पैरालिसिस होता है। अब हम क्लम्पकी पैरालिसिस की साइट ऑफ इंजरी देखते हैं। तो इसमें जो है ना, ब्रेकियल पैलिक्स का जो लोअर ट्रंक है वो इंजर्ड हो जाता है। अब इसकी काजेज़ डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या वजह रहती है काज। तो काजेज़ में ये है कि अर्थ पैरालिसिस में मुख्तलिफ काजेज़ हो सकती हैं, जैसे बर्थ इंजरी, डिफ़िकल्ट चिल्ड बर्थ हो तब ये पैरालिसिस हो सकता है। और उसके अलावा अगर फॉल ऑन शोल्डर, मतलब शोल्डर की साइड पे गिरे, ऐसा मोस्टली हॉर्स राइडिंग या जब मोटर बाइक से गिरने से होता है। इसलिए जो ब्रेकियल पैलिक्स है उसका अपर ट्रंक इंजर्ड हो जाता है और ये पैरालिसिस हो जाता है। थर्ड इंजरी जो है ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। अब हम क्लम्पकी पैरालिसिस के बारे में पढ़ते हैं कि उसकी काज क्या होती है, क्या वजह बनती है। तो इसकी काज ये है कि ओवर एब्डक्शन ऑफ आर्म हो जाती है। मतलब ऐसा तब होता है जब कोई शख्स किसी ट्री से गिर रहा है और उसने कोई उसकी लकड़ी पकड़ ली है, तो इस तरह आर्म की ओवर एब्डक्शन हो जाती है। तो ये जो आर्म की ओवर एब्डक्शन है, यानी हद से ज़्यादा एब्डक्शन है, इसको कहते हैं क्लम्पकी पैरालिसिस। ओवर एब्डक्शन ऑफ आर्म। अब हम देखते हैं कि इनमें नर्व्स रूट्स कौन सी इन्वॉल्व होती हैं। जैसा कि हमने ब्रेकियल पैलिक्स में देखा है, ये अपर ट्रंक जो है ना C5 और C6 की कम्बिनेशन से बन रहा है। तो इस तरह अगर इसकी इंजरी हो रही है, मतलब C5 और C6 इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद क्लम्पकी पैरालिसिस में नर्व्स रूट कौन सी हैं। यहाँ पर क्योंकि लोअर ट्रंक इन्वॉल्व हो रहा है, तो लोअर ट्रंक हमने देखा था कि वो C8 और T1 की कम्बिनेशन से बन रहा था। यानी नर्व्स रूट कौन सी इन्वॉल्व है, C8 एंड T1। अब हम देखते हैं कि अगर आर्म पैरालिसिस हो जाए तो कौन से मसल पैरालाइज हो जाते हैं। मसल्स पैरालाइज्ड, तो जो मोस्टली है वो बाइसेप्स, ब्रेकाइलिस, ब्रेकियो रेडियलिस एंड डेल्टॉइड, मोस्टली ये डैमेज हो जाते हैं या पैरालाइज हो जाते हैं। और इसके अलावा पार्टली जो है ना, वो इंफ्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस और सुपिनेटर भी इंजर्ड हो सकते हैं या पैरालाइज्ड हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्लम्पकी पैरालिसिस में कौन से मसल्स पैरालाइज्ड हो जाते हैं।
तो इनमें इंट्रेंसिक मसल्स ऑफ हैंड। इंट्रेंसिक मसल्स मतलब ये थिनर हेमिनेंस थंब के मसल्स, हाइपोथिनर हेमिनेंस और लम्ब्रैकल्स, पाल्मर इंट्रोशाई, डोर्सल इंट्रोशाई, तो ये सारे पैरालाइज हो जाते हैं। इसके अलावा अल्नर फ्लेक्सर ऑफ रिस्ट एंड फिंगर, जो अल्नर से फ्लेक्शन जिनकी होती है रिस्ट के और फिंगर्स के, वो भी पैरालाइज हो जाते हैं। मतलब कि फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस जो फ्लेक्शन और एबडक्शन करवा रहा होता है एट रिस्ट। इसके अलावा फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो क्या करवाता है, फ्लेक्शन एट डिस्टल phalanges। फ्लेक्शन एट डिस्टल इंटरफेलेंजेस। तो जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है वो अल्नर नर्व की मस्कुलर ब्रांच से इनर्वेट होता है, और ये जो है ना, इसका जो काम है वो है फ्लेक्शन एट डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट ऑफ लिटिल फिंगर। तो मतलब अगर ये पैरालाइज हो जाता है क्लम्प के पैरालिसिस में, तो यहाँ पर फ्लेक्शन नहीं हो पाएगी। अब हम इसकी डिफॉर्मिटी देखते हैं, तो आर्म जो है ना वो एबडक्टेड और मीडियली रोटेटेड रहती है, और फोर आर्म जो है ना वो एक्सटेंडेड और प्रोनेटेड रहती है। क्लम्प के पैरालिसिस की डिफॉर्मिटी देखते हैं, तो इसमें क्लॉ हैंड हो जाता है इस तरीके से, हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट पे, और फ्लेक्शन होती है इंटरफेलेंजियल जॉइंट पर। ये होते हैं इंटरफेलेंजियल जॉइंट, ये जो फेलेंजेस के दरमियान होते हैं, कहते हैं इंटरफेलेंजियल जॉइंट। तो डिफॉर्मिटी में इसके क्या रहता है, क्लॉ हैंड और हाइपर एक्सटेंशन एट मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट एंड फ्लेक्शन एट इंटरफेलेंजियल जॉइंट। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये अर्ज पैरालिसिस, इसमें आर्म की एडक्शन और मीडियल रोटेशन हो जाती है, और ये जो फोर आर्म है उसकी एक्सटेंशन हो जाती है। तो ये जो डिफॉर्मिटी है इसको कहते हैं पुलिसमैन स्टिप हैंड या पोल्टर स्टिप हैंड एंड वेटर्स टिप हैंड। इसके अलावा ये देखें आप, ये है क्लॉ हैंड, हाइपर एक्सटेंशन एट मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट एंड फ्लेक्शन एट इंटरफेलेंजियल जॉइंट। अब हम इनकी डिसएबिलिटी डिस्कस करते हैं। डिसएबिलिटी, तो इसमें कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, यानी हमने देखा था वहाँ एडक्शन और मीडियल रोटेशन हो रही थी, तो इसका मतलब कि लॉस हो जाएगा ऑफ एबडक्शन एंड लेटरल रोटेशन। ना तो एबडक्शन होगी और ना लेटरल रोटेशन होगी। तो
अब हम इनकी डिसेबिलिटी डिस्कस करते हैं। तो इसमें यह है कि लॉस ऑफ एबडक्शन और लेटरल रोटेशन ऑफ आर्म हो जाएगी। मतलब हमने वहाँ पर पढ़ा था कि जो उसकी डिफॉर्मिटी थी, वहाँ पर आर्म की एडक्शन और मीडियल रोटेशन हो रही थी। इसका मतलब ये है कि अब उसकी एबडक्शन और लेटरल रोटेशन नहीं होगी। दूसरा पॉइंट ये है कि वहाँ हमने पढ़ा था कि फॉर आर्म की एक्सटेंशन हो रही, तो इसका मतलब फ्लेक्शन ऑफ फॉर आर्म नहीं होगी। लॉस, ठीक है। और उसके बाद है कि बाइसेप्स और एंड सुपिनेटर जर्क्स भी लॉस्ट हो जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि ये डेल्टॉइड को पैरालाइज कर रही थी, तो वहाँ पर जो सेंसेशन है वो भी लॉस हो जाएंगे। डेल्टॉइड। अब हम क्लम्प के पैरालिसिस की डिसेबिलिटी को देखते हैं। तो हमने पढ़ा इसमें वहीं क्ला हैंड हो जाता है, कंप्लीट क्ला हैंड, कंप्लीट क्ला हैंड। और इसके अलावा हॉर्नर सिंड्रोम, हॉर्नर सिंड्रोम होता है ड्यू टू इंजरी ऑफ T1 नर्व। हमने ये जो ब्रेकियल पेलिक्स में T1 रूट पड़ी थी ना, यहाँ से कुछ सिंपैथेटिक फाइबर्स निकल रहे होते हैं। तो होता ये है कि अगर वो सिंपैथेटिक फाइबर्स डैमेज हो जाएं तो उससे पोटोसिस हो जाता है, एनहाइड्रोसिस हो जाता है और लॉस ऑफ क्लिनोस्पाइनल रिफ्लेक्स हो जाता है। तो ये कंडीशन है, इसको कहते हैं हॉर्नर सिंड्रोम। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि ये है पोटोसिस। यहाँ आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट क्लिनिकल्स। आई होप आपको समझ आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।